इंडिया अलायंस का लगभग मकसद जो है वो पूरा हो चुका है। जब जब संसद चलेगी ना तब तब आपको इंडिया अलायंस दिखाई देगा, अदरवाइज दिखाई नहीं देगा। गौतम अडानी के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी को आइसोलेट करना है और बाकी सभी मुद्दों पे इंडिया अलायंस एक है। लोकसभा की बात कर रहे थे आप, हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा में एक इंडिया गठबंधन बना जो बीजेपी को हराने के लिए शामिल किया गया था। कहीं लग रहा है कि अब उसका जीवन काल धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। देखिए, उसका मकसद क्या था? इंडिया गठबंधन का मकसद था 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना। हरा नहीं पाए, 240 पे रोक दिया, यानी बीजेपी को पूर्ण बहुमत से रोक दिया। ये इंडिया अलायंस ने किया, जो 400 पार की बात हो रही थी। तो इंडिया अलायंस का लगभग मकसद जो है वो पूरा हो चुका है मेरे हिसाब से, जितनी मेरी राजनीतिक समझ कहती है। इंडिया अलायंस ने कहीं भी इस बारे में बात नहीं की थी कि वो विधानसभा चुनाव में भी समझौता करेंगे। हरियाणा के चुनाव में राहुल गांधी ने एक बात का जिक्र किया था कि भाई मैं क्योंकि एलओपी हूं और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं कांग्रेस पार्टी का एलओपी नहीं हूं, मैं पूरे विपक्ष का एलओपी हूं। तो आप लोग देख लीजिए, अगर ऐसा हो सकता है तो कोई एडजस्ट कर लीजिए आम आदमी पार्टी को। तो हरियाणा कांग्रेस के लोग नहीं माने और वो समझौता नहीं हुआ। तो मेरा ऐसा मानना है कि उसका मकसद पूरा हो चुका है। अब उसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जब जब संसद चलेगी ना तब तब आपको इंडिया अलायंस दिखाई देगा, अदरवाइज दिखाई नहीं देगा। इस विंटर सेशन में क्या हुआ? ममता बनर्जी ने शुरुआत करी कि इंडिया अलायंस मुझे बनाओ अध्यक्ष। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि गौतम अडानी के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी को आइसोलेट करना है और बाकी सभी मुद्दों पे इंडिया अलायंस एक है, इंक्लूडिंग ममता, इंक्लूडिंग शरद पवार, इंक्लूडिंग अखिलेश यादव। बिल्कुल ठीक है। अब जब आपने राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आए तो सब पार्टियां साथ थी, उपसभापति के खिलाफ। ठीक है, तो सारी पार्टियां साथ थी। फिर आप अंबेडकर के मुद्दे पे अमित शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, फिर सारी पार्टियां साथ थी। लेकिन गौतम अडानी के मुद्दे पे सिर्फ कांग्रेस पार्टी अकेली प्रोटेस्ट करती है और बाकी सब साथ नहीं है। उसके 2 कारण है। पहला, स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट और दूसरा, निजी संबंध। ममता बनर्जी के राज्य में मुझे लगता है कि कोई 10,000 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट होगी और संबंध भी है उनके। पवार साहब खुद ही कहते हैं कि अडानी मेरे दोस्त हैं। ठीक है। तो मैं हमेशा से कहता हूं ये बात कि इंडिया अलायंस के अंदर एक सब अलायंस था, अंदर ही अंदर। उसके अंदर 4 लोग थे। ये मैंने बहुत बारी बोला है। ममता बनर्जी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव। केसीआर भी अगर ले सकते हैं। नहीं, वो नहीं, केसीआर नहीं, ये 4 ही हैं। ममता बनर्जी इंडिया अलायंस में थी, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए था वैसे नहीं थी। वेस्ट बंगाल में आपने क्या किया अलायंस को लेके? कुछ भी नहीं किया। झगड़ा चला पूरे चुनाव में, अधीर रंजन चौधरी वर्सेस ममता बनर्जी। और इंडिया अलायंस को बनाए रखने के लिए खड़गे साहब ने अधीर रंजन चौधरी पे एक्शन लिया। हाँ, उनको हटा भी दिया पार्टी। जब अलायंस को लेके दूसरी बैठक थी शायद जो पटना में हुई थी इंडिया अलायंस को लेकर, राहुल गांधी वहां गए थे और उन्होंने एक शब्द कहा था, एक लाइन कही थी कि मैं यहाँ क्लीन स्लेट के साथ आया हूँ, सब कुछ भुला के आया हूँ। तो इंडिया अलायंस की शुरुआत नीतीश कुमार की अगुवाई में राहुल गांधी ने की थी, क्योंकि राहुल गांधी इस बात को जानते थे कि अगर शुरुआत कांग्रेस पार्टी करेगी तो ये सारी पार्टियां इकट्ठी नहीं हो पाएंगी, वो भी कांग्रेस की छतरी के नीचे। लेकिन नीतीश बाबू की छतरी बड़ी थी, उनकी छतरी सेकुलर थी। देखिए, नीतीश कुमार एक कमाल के नेता है। हाँ, बीजेपी मतलब बीजेपी के साथ रहने के बाद भी उनकी छतरी सेकुलर है। ये बहुत एकमात्र नेता है ऐसा, बिल्कुल हिंदुस्तान का एकमात्र नेता है ऐसा जो बीजेपी के साथ और सेकुलर है। आज जो हर्षद पीडीपी का हुआ है जम्मू कश्मीर में, वो सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि उसने बीजेपी से समझौता किया था। हाँ, आप देखिए जयंत चौधरी कितने बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज उनका एक प्रवक्ता कहा जा, अब ये तथाकथित है या क्या है पूरे तरीके से नहीं, कहा गया कि अमित शाह के खिलाफ एक प्रवक्ता ने बयान दे दिया, पूरे प्रवक्ताओं की लिस्ट ही खत्म कर दी गई, सारे प्रवक्ताओं को अपने पद से हटा दिया जयंत चौधरी ने अपनी पार्टी के। अभी 24 चल रहा है, 2 साल बचे हुए हैं चुनाव में यूपी के। देखते हैं। हाँ, 27 में जाट क्या करेंगे। हाँ, इनको सेकुलर मानेंगे या नहीं मानेंगे ये देखते हैं, ये बड़ा सवाल है।